हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का टीएमए डिस्कस करने वाले हैं। इसके आंसर्स को देखेंगे और ये क्वेश्चन पेपर है, इसे आप देख सकते हैं और इसके आंसर अभी हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसका बी ऑप्शन के आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है। संविधान द्वारा लागू राज्य के किन्हीं दो नीति निर्देशक तत्वों की सूची बनाइए जो हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो कि राज्य यानी किसी देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए होता है और इसे हम न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करा सकते, पर एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व जो है आवश्यक होते हैं। तो दैनिक जीवन में कैसे नीति निर्देशक तत्व आवश्यक होते हैं उसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है और इसी हिसाब से हम आंसर करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के आर्थिक और सामाजिक जो सिद्धांत हैं उसमें स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाने की बात नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। तो इससे हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है कि स्त्री और पुरुषों को दोनों को काम करके आजीविका कमाने का दोनों को मौका है, दोनों को अवसर प्रदान है। दूसरा है समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों दोनों का समान पारिश्रमिक मिले, यानी स्त्री पुरुष अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उन्हें उनकी मजदूरी या उनके काम का जो पैसा है या पारिश्रमिक है उसे मिलना चाहिए। बच्चों के शोषण व नैतिक उद्योगति में से बचाना, तो नैतिक अधोगति से बचाना, यानी बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है उससे बचाना। फैक्ट्री में और या कहीं ऐसी स्थल पर जहाँ छोटे बच्चों को काम कराया जाता है या घर में उनका शोषण होता है, तो इन सब चीज़ों से मुक्त कराने के लिए नीति निर्देशक तत्व हमारे दैनिक जीवन में भी कार्य करते हैं। और साथ ही नीति निर्देशक तत्व में चौथा जो सिद्धांत है वो गांधीवादी विचारधारा का है, जिसमें बच्चों गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। यानी कुटीर उद्योग मतलब छोटे जो उद्योग हैं, जो छोटे लेवल के बिजनेस हैं, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। ये भी हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। गांव में पंचायतों का गठन तथा गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं के नस्लों को सुधारना और उनके वध पर प्रतिबंध लगाना। तो इन सारे नीति निर्देशक तत्वों से हमारे दैनिक जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है, उन्हीं आंसर्स को हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जिसका ए ऑप्शन हमने किया है, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के किन्हीं दो परिणामों की चर्चा कीजिए। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो उसका जो कार्य है वो सीधा सारा राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। तो वहाँ की जो सारी कार्य व्यवस्था है वो राष्ट्रपति देखता है। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र, यानी अगर कुछ भी वहाँ पर संविधान के अनुसार कुछ कार्य नहीं हो रहा, संवैधानिक तंत्र की विफलता होने के कारण वहाँ पर आपातकाल घोषित किया जाता है और राष्ट्रपति शासन करते हैं वहाँ पे। तो इसके तीन परिणाम यहाँ लिखे हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों अथवा किसी कार्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ की जो राज्य सरकार है वो निष्क्रिय हो जाती है और सारा कार्य किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति प्रमुख अधिकारी वहाँ का हो जाता है, जो राज्यपाल को सारा काम वहाँ का सौंप सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित कर अथवा भंग कर सकता है और संसद को राज्य विधानमंडल के स्थान पर कानून निर्माण के लिए प्राधिकृत भी कर सकता है। यानी वहाँ पर जो भी राज्य स्तर पर काम होता था विधानमंडल में, वो न होकर राष्ट्रपति जो कहेगा, जो संसद में कानून बनेंगे उसके अनुसार वहाँ पर होगा और राष्ट्रपति वहाँ पे कोई भी प्रावधान लागू कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी ने सुशासन सुनिश्चित किया है, विश्लेषण कीजिए। तीसरा प्रश्न है, इसका ए प्रश्न है ये। तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में कैसे
सरकारें और लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है और प्रशासन का कार्य अच्छा हुआ है, सुशासन उसे कहते हैं, यानी प्रशासन अपना अच्छे से काम कर पा रही है। जैसे अभी हमें आधार कार्ड बनवाना है या राशन लेना है या किसी भी प्रकार की कार्य कराना है, तो आम नागरिक के लिए भी सुविधा हो गई कि वो ऑनलाइन कर सकता है। और ये सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही हम घर बैठे आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी ने सुशासन को बढ़ावा दिया, यानी भ्रष्टाचार में कमी आई है और सरकार जो है ऑनलाइन तरीके से काम लेती है। पहले एक उदाहरण है कि पहले स्कूलों में बच्चों को उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिससे बच्चे को पर्याप्त मिल रहा है या नहीं, स्कूल वाले भ्रष्टाचार करके उस पैसे को ले लेते थे या इस तरह की घटनाएं सामने आई, तो अब उनको बैंक अकाउंट में उनको पैसा मिलता है। तो ये भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक अच्छा उदाहरण है जिससे अच्छा शासन आया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी या इंटरनेट के ज़माने में सुशासन यानी अच्छा शासन कैसे बनता जा रहा है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जिसका ए ऑप्शन है, अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने की अवस्था में उनका संरक्षण किस प्रकार करेंगे। यदि आपने ये मौलिक अधिकार वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको पता हो कि हमारे मौलिक अधिकार है, उसमें एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि और अन्य सभी अधिकारों का किसी भी तरह से वो हनन हो रहा है, यानी वो हमारे अधिकार को हमसे छीना जा रहा है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और उसके निचले स्तर की और उच्च स्तर की जितनी भी अदालतें हैं, वहां जाकर न्याय पा सकते हैं। ठीक, जो कि संविधान के भाग 3 में इस अधिकार का जिक्र किया गया है। ये आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे समझकर अपने भी आंसर तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5, जिसका ए प्रश्न यहाँ पर है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज स्थापित करने हेतु विभिन्न सुझाव दीजिए। तो भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो पूरे विश्व में और भारत में भी है, जिससे देश का विकास संभव नहीं हो पाता और आम व्यक्ति को, आम नागरिकों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसके सुझाव में हमें कुछ अपने अपने सुझाव देने हैं कि इसको कैसे खत्म किया जा सके। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे सरकारी संगठनों में भाई भतीजावाद को कम करना, कानून लागू कराने के लिए संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना और जितने भी राजनीतिक और अफसर और अधिकारी मिलकर सब काम करते हैं और भ्रष्टाचार पैदा करते हैं, इन सबके गठजोड़ को तोड़ना और न्याय संस्था कराना और सूचना और अधिकार को अधिक प्रभावी बनाना, ताकि हमारे तक और सूचना अच्छे से पहुंचे और हमें हमें अधिकारों से रूबरू कराना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है जो हम दे सकते हैं भ्रष्टाचार के सुझाव कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सके। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6, इसमें एक परियोजना दी गई है कि आपको अपने क्षेत्र में 20 लोगों का से जाके इंटरव्यू करना है, पूछना है कि आपके यहाँ पे क्या पर्यावरण की समस्या है और उसका साथ में समाधान लिखना है। तो ये एक चार्ट दिया गया था, जो ये दोनों ब्लैंक था और इसमें मैंने ये टाइप करके लिखा है, तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आपके क्षेत्र में जो समस्याएं जैसे गंदगी की समस्या, पानी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ये सारी समस्याएं जो अलग अलग लोगों से पूछ के लिख सकते हैं आप, या आप खुद से लिख सकते हैं और उसका समाधान भी यहाँ पर देना है। तो ये चार्ट आप बना लें। और फिर अगला जो इसके साथ ही 2 प्रश्न है, अपने पड़ोस की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी समस्या लिखनी है, यानी जो भी आपने ये 20 समस्याएं लिखे उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन समस्या लोगों की क्या है, पानी की समस्या या प्रदूषण की समस्या, उनमें से कोई जो आपको लगे कि सबसे ज्यादा यही महत्वपूर्ण समस्या है, उसको आप लिख लें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे पड़ोस में सबसे ज्यादा समस्या है जो गंदगी और कूड़ा कचरा है, वो समस्या है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अगला इसके साथ ही प्रश्न है कि पहले प्रश्न में जो आपने बताया है कि ये हमारे क्षेत्र की समस्या, उसका आप समाधान भी लिखिए। तो इसमें
अगला प्रश्न के उत्तर में मैंने इसका समाधान लिखा है, जिसे आप लिख सकते हैं कि अगर गंदगी है और प्रदूषण की समस्या है, तो हम पहले तो उसे व्यक्तिगत स्तर पर, अपने स्तर पर सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे डस्टबिन लगा सकते हैं, डस्टबिन में कूड़ा डालें और खुले क्षेत्र में कूड़ा ना फेंकें। और दूसरा, हम प्रशासन से मांग कर सकते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों को भेजे और लोगों को जागरूक कराए। तो ये सारे प्रश्न हैं पॉलिटिकल साइंस का टीएमए, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और आशा है कि आपको ये समझ आया होगा और आप अच्छा टीएमए बनाएं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। धन्यवाद।